वी हैव डन न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट सेकंड लॉ स्टेटमेंट था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई is my Yes, sir. Yes, sir. okay. Now third law of motion with its application. Third law. Third law. To every action there is equal and opposite reaction. आपने 9th standard में पढ़ रखा है action and reaction are equal but opposite in direction. So let us understand. Suppose that this is object A and book placed on a table. This is table is object B. So why the book is on the table? Due to the fact that book का mass m है. The mass of the book is m and its weight is vertically. Students are still joining. Its weight is vertically downward. W is equal to mg. W is equal to mg. और ये जो weight वाला force है इसको हम लिखेंगे force on the object B. टेबल पे force लग रहा है, इसको लिखेंगे force on the B due to A. Force BA, FBA, force on the table due to the book, and this is a normal reaction. Normal reaction. So normal reaction is always normal reaction जो है हमेशा ही surface के perpendicular. अगर यहाँ पे मैं रखूँ तो this is a normal reaction. Normal reaction. This ये normal reaction है, ये normal reaction नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Normal reaction is always perpendicular. Normal reaction. तो जो अपवर्ड फोर्स मिल रही है, अपवर्ड फोर्स F, दिस इज द फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल. बुक जो है ए ऑब्जेक्ट है, बुक A एंड दिस इज B, राइट. सो दिस इज एक्शन फोर्स. एक्शन इज अ रिएक्शन. एक्शन स्टेटमेंट है एक्शन is equal to reaction, but in the minus opposite है ये. अब एक्शन फोर्स है FBA, फोर्स ऑन द टेबल ड्यू टू द बुक A बुक है, is equal to minus F, फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है R और दोनों फोर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल है. माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस साइन है. अब इक्वेशन को मैं इकट्ठा कर लूं, FBA प्लस FAB, देन इट इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर जो है दोनों फोर्सेस का सम 0 आता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, दिस फोर्स is equal to this force. Normal reaction is equal to mg. Then object is under the action of balanced forces and it is object is at rest. एक लाइन में और लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो आपने नहीं पढ़ी है पहले. फोर्सेस exists in pairs. Single force does not exist in this universe. R is equal to mg. ये बैलेंस कर रही है, दोनों बराबर है. अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है, राइट. तो ऑब्जेक्ट रहेगा रेस्ट पे. लेकिन अगर इनमें से एक भी फोर्स ज्यादा हो गई, अगर वेट ज्यादा हो गया, mg ज्यादा हो गया, mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन, तो जो है बुक मूव कर जाएगी डाउन. डाउन क्योंकि अगर सपोज करो बुक को आप जो है वाटर सरफेस पे रख दो तो डाउन आ जाएगी, क्योंकि जो है इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना नहीं मिलेगा. अगर नॉर्मल रिएक्शन जो है ग्रेटर हो जाए mg से, तो बुक किधर जाएगी? अप. बुक विल मूव अप और ये डाउन. This is Newton third law of motion. Action and reaction are equal but opposite in direction. Next example. Understand beta? Any query? Reply करो. Yes, sir. Okay. ये example है, when we move on a road, then our feet applied a force in this direction. हमारे पांव इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाते हैं. This is a force. तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें रिएक्शन मिला. रिएक्शन का ये कंपोनेंट के कारण हम आगे चलते हैं.
ये ज्यादा नहीं हो, ये जो है ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसने अगर हमारा बॉडी का वेट मास m है तो वेट हो गया mg, राइट। रिएक्शन के दो कंपोनेंट आ गए इसके, अगर ये एंगल थीटा मान लूं, इसका ये कंपोनेंट आ गया r कोसाइन थीटा, बताया आपको पहले। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया r साइन थीटा, अगर मुझे तो ये वाला कंपोनेंट r साइन थीटा किसने बैलेंस कर दिया, वेट ने, राइट, वेट ने बैलेंस कर दिया। और r किसको किसने बैलेंस किया, फोर्स ने। आगे चलने के लिए हमें हमें मूव करने के लिए, ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये फोर्स ऑफ द रोड ऑन यू, राइट, ये आगे की डायरेक्शन में, और फोर्स ऑन द रोड बाय यू, ये पीछे की डायरेक्शन में। आपको आप जो है फोर्स ऑन द रोड बाय यू, आप पीछे को फोर्स लगा रहे हो, आपको आगे को मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन बराबर मिल रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लिया है मैंने, व्हाइल स्विमिंग ए पर्सन पुशेस वाटर, ये वाटर वाटर अलग है, with his hands in the backward direction। तो जब when a man swims in the water तो क्या होता है, वो फोर्स लगाता है पांव से नीचे की पीछे की तरफ, और उसको रिएक्शन मिलता है हाथों से आगे की तरफ। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, यू कैन रीड इट। आई विल मूव टुवर्ड द मेन कॉन्सेप्ट। इन लॉज का यूज करेंगे हम, यूज करेंगे तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है मैंने, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट इज हॉर्स एंड कार्ट कॉन्सेप्ट। हॉर्स, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ भी लगेगा, सेकंड भी लगेगा, थर्ड भी लगेगा। कहां कहां लगेंगे, कैसे लगेंगे, सपोज दैट दिस इज ए कार्ट, ये कार्ट है, और ये हॉर्स है। कार्ट का मास कैपिटल एम, हॉर्स का मास स्मॉल एम। बेटा विजिबल है स्क्रीन, बोल भी देना है बीच में अगर कुछ ऐसा हो, राइट। कंटिन्यू करूं मैं, यस सर, विजिबल है। ओके। तो देखिए, इसका मास m है तो न्यूटन थर्ड लॉ लग गया यहां पे। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, और नॉर्मल रिएक्शन मिला r1 मान लेते हैं इसको, जस्ट अपोजिट टू द वेट। हॉर्स जो है कार्ट को जो है पुल करेगा, ये थोड़ा ऊपर लगी है स्ट्रिंग इसकी, ये इसकी जगह मैंने ये वाली स्ट्रिंग लगा ली। अब देखो इसका मास है, मैं तो इसका वेट डाउनवर्ड आएगा, मैं यहां पे लिखूंगा वेट थोड़ा आगे बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज सेंटर पे आएगा। इस हॉर्स का मास m है तो हॉर्स का वेट स्मॉल m g, ये कैपिटल M है, इधर कैपिटल M है, ये कैपिटल M है। और नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इधर। अगर ये R1 है तो ये नॉर्मल रिएक्शन अलग रहेगा, इसको मैंने R मान लिया क्योंकि वेट डिफरेंट है कार्ट और हॉर्स का, तो नॉर्मल रिएक्शन भी डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं आएगा, कीप इन माइंड। अब हॉर्स आगे मूव करेगा तो हॉर्स अप्लाई करेगा फोर्स इस डायरेक्शन, हॉर्स विल अप्लाई द फोर्स। अब इस फोर्स को मैं कैपिटल H से लिख रहा हूं, ये फोर्स है, H एक कैपिटल लेटर नहीं है, फोर्स है। हॉरिजॉन्टल के कारण लिखा मैंने इसको, और इस वाली साइड, ये वाली साइड जो है वर्टिकल साइड हो, ये हॉरिजॉन्टल साइड और ये वर्टिकल साइड। अब देखिए, लुक हियर, ये जो हॉर्स का पांव है, द फीट ऑफ द हॉर्स जो है, इट विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस एफ, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट, ऐसे फोर्स लगाएगा। इसको मानते हैं
ये मानते हैं, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसको मानते हैं अपोजिट रिएक्शन आर। ये एंगल थीटा है, अगर आर को रिजॉल्व करूं थीटा साइड, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना भी सीख लेते हैं। यहां तो यूज नहीं होगा लेकिन आगे यूज करेंगे हम। ये बन जाएगा आर कोसाइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा h इज इक्वल टू आर कोसाइन थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा बेटा, रिप्लाई करो। आर साइन थीटा। R sin theta. नॉन थीटा साइड आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, यहां तो यूज नहीं होगा इसका। अब देखो ये हॉर्स है और ये कार्ट है। हॉर्स जब कार्ट को पुल करेगा आगे, तो पीछे की तरफ ये जो स्ट्रिंग है, अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द मास ऑफ द हॉर्स, दैट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी को बोलते हैं टेंशन। ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, टेंशन। टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होता है, दिस इज ए फोर्स। काव्या, डोंट राइट एनीथिंग ऑन माय बोर्ड, व्हाट आर यू डूइंग काव्या, do not write anything, I will remove you from the class right now, give me 1 minute. Named Kavya. On your mic, on your mic. अब मैंने लिखना अलाउड कर रखा है, क्लास ऑफ होगी तभी। अब जो है ये बेटा तभी मिलेगा जब क्लास ऑफ होगी। आई विल आस्क हर आफ्टर द क्लास। काव्या कौंडल ही है ना बेटा, आपकी क्लास में है ना काव्या कौंडल? अब जो है ए फोर्स टेंशन टी अवे फ्रॉम द मास, और कार्ट से इधर ये भी अवे फ्रॉम द मास, टेंशन टी टी, राइट। ये देखो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अब मैंने अलाउ कर रखा था लिखने के लिए, अब ये प्रॉब्लम, ये यहां से मैं इस साइड लिख लेता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा हॉर्स के लिए, हॉर्स और कार्ट कॉन्सेप्ट है। हॉर्स, हॉर्स आगे कब मूव करेगा, तो जब उसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा होगी, एच कंपोनेंट ज्यादा होगा, पीछे वाली बैकवर्ड फोर्स क्या है, टी। हॉर्स विल मूव अहेड, हॉर्स विल मूव अहेड व्हेन, ध्यान से सुनना भी यही कॉन्सेप्ट है, एच इज ग्रेटर देन टी, एच बी फोर्स और टी बी। हॉर्स इसी कंडीशन पे आगे मूव करेगा जब दिस फोर्स एच इज ग्रेटर देन दिस फोर्स टी, राइट। तो एच बी फोर्स और टी बी फोर्स, ये दोनों फोर्स अगर बराबर हैं तो हॉर्स रेस्ट पे है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो मैं लिखूंगा एच माइनस टी। ये भी फोर्स, दोनों फोर्स का डिफरेंस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन का स्टेटमेंट है, न्यूटन बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हॉर्स का मास कितना है, स्मॉल m, और एक्सेलरेशन है a। रिप्लाई कीजिए मुझे, ये इक्वेशन समझ में आया, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो बेटा, नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं। रिप्लाई, सर इसको एक बार दोबारा सर एक एक्सप्लेन बार कर बता दो सर, ये H वाला। ओके। देखो हॉर्स विल मूव अहेड, हॉर्स आगे मूव करेगा कब, जब ये वाली अप्लाइड फोर्स H ज्यादा हो जाए। बैकवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, ये ऊपर वाली नहीं देखनी है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस, ये बैलेंस्ड है। दिस फोर्स F इज बैलेंस्ड बाय दिस, ये बैलेंस हो गई है। लेकिन ये जो फोर्स है H या R cos थीटा, ये ज्यादा होनी चाहिए टेंशन T से। हॉर्स तभी करेगा अगर आगे मूव, अगर H इज ग्रेटर देन T, अगर H जो है T से ज्यादा है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अगर H जो है 5 न्यूटन है और T 2 न्यूटन है, तो दोनों का डिफरेंस बच जाएगा ना। 5 - 2 कितना बचेगा, 3।
3 बचेगा ना, तो मैं लिखा H माइनस टी अनबैलेंस्ड फोर्सेज होगी। जब भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज अंडर द एक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेज द ऑब्जेक्ट विल मूव H माइनस टी इज इक्वल टू, अब ये बनी, ये बची इनमें से 5 माइनस 2, तो इधर मैंने लिखा रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, इसका मास हॉर्स का और इसकी एक्सेलरेशन। बोलो ये समझ में आ गया? रिप्लाई कीजिए अब। सर ये जो रिजल्टेंट फोर्स लिखा एम ए, यहाँ पे हॉर्स का मास इसीलिए आया क्योंकि जो उस पे फोर्स अप्लाई हो रही है वो टेंशन से ग्रेटर है। दोबारा रिपीट करो। सर जो आपने यहाँ लिखा है H माइनस टी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, वहां पे हॉर्स का ही मास और उसी का मतलब फोर्स लिया एम ए, तो यहाँ पे ये स्मॉल एम इसीलिए स्मॉल हॉर्स एम, का हॉर्स मास का लिया ना, मास लिया क्योंकि हॉर्स का मास लिया मैंने, हॉर्स का मास, कार्ट का मास कैपिटल एम है। नो सर ये इसीलिए लिया ना क्योंकि हॉर्स की फोर्स ग्रेटर है टेंशन से जो आगे लग रही है। हाँ, तो ये डिफरेंस बचा, ये हॉर्स की फोर्स जो है अप्लाइड इज ग्रेटर देन टी, तो H माइनस टी इज इक्वल टू फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, और कोई भी फोर्स होगी वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है? यस सर। ओके, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई बेटा ये H माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब कार्ट की बात करते हैं। कार्ट को आगे वाली साइड जो है, जिस साइड हॉर्स मूव कर रहा है, हॉर्स एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। जब हॉर्स मूव करेगा तो ऑब्वियस है कार्ट भी विद सेम एक्सेलरेशन मूव करेगा। तो इसका मतलब ये इधर अलोंग दिस साइड फोर्स लग रही है टेंशन टी फोर्स ज्यादा होनी चाहिए किससे? अब कार्ट के बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है टायर और सरफेस के बीच में अलोंग द टेंजेंशियल, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो कार्ट विल मूव अहेड, कार्ट आगे मूव करेगा इफ टेंशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अंडरस्टैंड दिस? फ्रिक्शन का चैप्टर आप आगे पढ़ोगे, फ्रिक्शन के बारे में अभी इतना ही कि फोर्स, ए टेंजेंशियल फोर्स along the surfaces when one object जो है slides over the another surface or rolls over the another surface। ये समझ में आ गया? रिप्लाई करो। रिप्लाई, ये लाइन आ गई ना समझ बेटा? Yes. अब मैं लिखूंगा T माइनस एफ, ये इक्वेशन बनाने चाहिए, आने चाहिए, इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। कार्ट मूव कर रहा है तो कार्ट का मास इनटू कार्ट की एक्सेलरेशन ए। जैसे ऊपर वाला इक्वेशन फ्रेम किया था हमने, तो ये भी फ्रेम कर लिया। फाइनली T माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? ओके बेटा? Yes. अब ये कनेक्टेड मोशन है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है हॉर्स एंड, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है H माइनस टी प्लस इक्वेशन 2 का T माइनस एफ इज इक्वल टू, और इक्वेशन फर्स्ट का ये राइट साइड स्मॉल m इंटू ये a, और इसका राइट का प्लस कैपिटल M इंटू ए, राइट? तो यहाँ पे T से T कट गया और मेरे पास कितना आया फाइनली H माइनस एफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो है ये आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, और यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं H माइनस एफ डिवाइड बाई m प्लस स्मॉल m, दिस इज द एक्सेलरेशन। अंडरस्टैंड? बोलिए। बोलो बेटा। Yes. अब H माइनस एफ, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स,
तो ये फोर्स ही है, डिवाइड बाई m प्लस m, ये मास ही है। तो ये न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ही है, फोर्स बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन फ्रेम की मैंने, इस कॉन्सेप्ट का इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए आपको, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल के लिए। तो लेट अस डू अ न्यूमेरिकल। अब देखो इस बच्चे ने ये लिखा हुआ है, ये हर जगह अपीयर हो रहा है। मैं सेटिंग करना, मैं इसको एनोटेशन की ऑप्शन ऑफ करना भूल गया था। अब ये क्लास ऑफ होने के बाद ही जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल है, 3 blocks are connected together, lie on a horizontal frictionless table and pulled to the right side with a force as shown। 3 ब्लॉक हैं, M1, M2, M3। इसका मास 5 kg, इसका मास 10 kg और इसका मास 15 kg। along horizontal फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, राइट। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है कि टेंशन T1 और T को कैलकुलेट कीजिए। दिस इज माय क्वेश्चन, राइट, दिस इज माय क्वेश्चन। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। जब आप फोर्स F लगाओगे 50 न्यूटन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो मास M3 मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए, साथ में मास M2 भी करेगा विद एक्सेलरेशन ए, मास M1 भी मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। और मान लेते हैं M1 और M2 ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये फोर्स along the string away from the mass is tension T1 ही आएगा, T1 T2 नहीं आएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग पे दो मासेस के बीच में सेम जो है फोर्स रहेगी। और यहाँ पे टेंशन अलग आ गया, ये T2 भी और ये T2 भी M2 और M3 मास के बीच, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है T1 और T2 कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? दिस इज वेरी इजी। न्यूटन की स्टेटमेंट है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप फोर्स लगाओगे 50 न्यूटन, तो एक ही मास मूव करेगा या तीनों मास मूव करेंगे साथ में? बेटा रिप्लाई करो। व्हेन यू विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ऑल द मासेस मूव विद एक्सेलरेशन और सिंगल मास मूव? सो तीनों करेंगे। तीनों करेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहां से, 50 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, इट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई M1, M2 और M3 का टोटल बताइए मुझे। 30 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कट गया, इज इक्वल टू 5/3। यूनिट बताइए एक्सेलरेशन की। मीटर पर meter सेकंड per स्क्वायर। second square। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुड। अब बहुत इजी टास्क है, एक्सेलरेशन निकालना था। अब यहां पे आइए, टेंशन T1 कैलकुलेट कर लेते हैं। इसने फ्रिक्शन की बात नहीं की है यहाँ पे, देखो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, जो हमें पीछे कॉन्सेप्ट लिया फ्रिक्शन का वो नहीं आएगा। तो जो मास M1 मूव करेगा वो सिर्फ किसके कारण करेगा बेटा? T1 टेंशन के कारण। T1 फोर्स कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास M1 पे टेंशन T1 लग रही है, T1 इज इक्वल टू इसका मास जो है M1 है और एक्सेलरेशन A है। तो T1 इज इक्वल टू M1 हो गया 5 और एक्सेलरेशन होगी इसकी 5/3। इट्स आंसर इज 25/3। आंसर बताइए कितना है? एट 8.3। यूनिट भी बताइए। टेंशन एक फोर्स है, यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। न्यूटन। ये हमने टेंशन, ये T1 फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से। अब देखिए, अब मुझे निकालना है T2 फोर्स। T2 के लिए मैं कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकता हूं, T2 माइनस दिस, लेकिन इधर एक टेंशन है T1 पीछे वाली साइड, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं। जब ये फोर्स लगेगी 50 न्यूटन, तो ये मास M3 ये मूव करेगा आगे की तरफ। तो ये फोर्स जो है F ज्यादा हो जाएगी किससे? T2 से।
ये कॉन्सेप्ट लगेगा। m3 आगे मूव करेगा इस डायरेक्शन में अगर इफ फोर्स इज ग्रेटर देन T2। तो मेरे पास इक्वेशन बना फोर्स माइनस T2, फोर्स माइनस T2, फोर्स और ये भी फोर्स, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, जो कॉन्सेप्ट यूज किया। सो फोर्स माइनस T2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। न्यूटन बोलता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास है m3 और इसकी एक्सेलरेशन है a। रिप्लाई करो, ये लाइन समझ में आ गई। बाकी क्वेश्चन, बाकी तो कैलकुलेशन इजी है। ये है कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो बेटा। सब फिर से बता Yes, दो sir. एक बार। ओके, फिफ्टी न्यूटन फोर्स लग रही है आगे, ये 50 न्यूटन। ये मास m3 आगे मूव करेगा। देखिए यहां पे लिख देते हैं m3 विल मूव अहेड इफ एंड ओनली, m3 आगे मूव करेगा अगर f ज्यादा हो जाए T2 से। ये समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। तो जब मैं ये देखो f माइनस T2, फोर्स माइनस फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, और मास m3 विल मूव अहेड विद एक्सेलरेशन a। रिजल्टेंट फोर्स इसका मास m3 और x का एक्सेलरेशन a। अब समझ, इतना समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब मुझे निकालना है T2, तो इस इक्वेशन से T2 बन जाएगा T2 इज इक्वल टू F माइनस m3a। एम आई राइट? यस सर। F आपके पास है 50 न्यूटन माइनस मास m3 आपके पास 15 और एक्सेलरेशन है 5/3। इट इज इक्वल टू 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ओके, Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल नहीं दिया होता और m1 के तो अपोजिट बेटा, फोर्स दिया बेटा होता, इसके यही क्वेश्चन भी, मेथड यूज करते। इसके मिक्स क्वेश्चन है आगे, मिक्स्ड न्यूमेरिकल है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, यस फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो वहां फ्रिक्शन भी आएगा, वहां पे ये न्यूटन सेकंड लॉ भी आएगा, थर्ड भी आएगा। तो मिक्स्ड न्यूमेरिकल है। अभी मैंने बिना फ्रिक्शन के लिया हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, राइट? यस सर। अभी इसमें मास पुल्ली भी आएगा आगे, मास पुल्ली का, मास पुल्ली और ये हॉर्स कार्ट, ये सबका मिक्स करके फ्रिक्शन का सबको मिला के एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ये। तो अभी हम मास पुल्ली भी करेंगे। कई क्वेश्चन पुल्ली वाले भी हैं, तो पुल्ली वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं लिया, राइट? यस सर। अब देखो मुझे बताओ, 50 न्यूटन फोर्स लगी इसको जो है पुल करने में, तो T2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 25 25। न्यूटन। तो मैंने ये क्या लिखा था स्टार्टिंग में? जस्टिफाई हो गया ना ये फोर्स ज्यादा है T2 से। यस सर। यस सर। ओके, ये करना है हमने। अपरेंट वेट कल करेंगे इसको, आज इसके लिए टाइम नहीं बचा, कुछ और कर लेते हैं। इसके लिए टाइम ही नहीं अभी। ये क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा एक। प्रूव दैट, नोट कीजिए, प्रूव दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन इन द सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? हु विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ?
What is first law? An object at rest will remain at rest, and an object in An motion will object is at continue rest, to it will move in a continually straight line. remain at rest. Very nice. If we doesn't apply any external force on it, that is the first law. और second law था मेरे पास, force is equal to mass into acceleration is equal to dp by dt. ये second law था और हमने ऐसे लिखा था mv minus mu divided by t. इसका क्वेश्चन है प्रूव दैट फर्स्ट लॉ कंटेन इन द सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ जो है सेकंड लॉ में है. तो फ्रॉम सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा. किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए उसको, म्यूट योरसेल्फ. अब मैं यहां कंडीशन लगाऊंगा, अगर आप फोर्स नहीं लगाते हो, और फर्स्ट लॉ यही है, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने जीरो कर दी, नो फोर्स. इक्वेशन नंबर 1 implies mass into acceleration is equal to 0. मास इज नॉट इक्वल टू 0. मास 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. और यही फर्स्ट लॉ है. इफ वी डजंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स तो एक्सेलरेशन उसका 0 रहेगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ. थोड़ा आगे और मूव करते हैं. एक्सेलरेशन 0, जैसे वेलोसिटी मेरे पास है dx by dt. सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है बेटा मेरे पास? dv by dt. over d. कितना है? dv by dt. dv by dt. एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने डिफरेंशिएशन में, dy dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू, कितना आंसर आता था इसका? 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. अगर यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इसका तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हुआ dv by dt इज इक्वल टू 0. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इफ dv by dt is equal to 0, then Velocity is constant. velocity is constant. एक काव्य कौंडल आपकी क्लास में है बेटा? आपकी क्लास का बच्चा है काव्य कौंडल? क्योंकि मैं फोन करने वाला हूं इसको. काव्य कौंडल, काव्य नाम से बच्चा तो है, पता नहीं मेडिकल सेक्शन में, पता नहीं नॉन मेडिकल में. और मेरी क्लास रिकॉर्डेड है और मैं ऑप्शन ऑफ करना भूल गया एनोनिएट्स की. और रिकॉर्डेड क्लास है, मुझे YouTube पे डालना था इसको. रिप्लाई करो कोई बच्चा. ये काव्य आपकी सेक्शन में है मेडिकल में? सर नॉन मेडिकल. नॉन मेडिकल में. काव्य कौंडल ना लड़का है, ये है ना? Yes sir. हाँ, चलो मिलते हैं इससे. लेट्स हैव अ कप ऑफ टी विद काव्य कौंडल टुडे. तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. ओके, टाइम होने वाला है क्लास का. मैंने आपको टेस्ट भी दिया है ना, बोलिए. Yes, sir. टाइमिंग टेस्ट का. 7. टेस्ट में क्या आना है आपको? 7. टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा? Objective plus subjective. ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव. सो बी रेडी फॉर द टेस्ट. और टाइम ओवर होने वाला है. नोट्स बनाइए बेटा प्रॉपर. डेली का डेली पढ़िए, रिवाइज कीजिए. रिवाइज करोगे तभी लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहेगी चीजें. बार बार लिखना पड़ेगा. फिजिक्स है, नहीं लिखोगे तो भी भूल जाता है.
हमें भी बार बार पढ़ना पड़ता है, तो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी चीजें रिटेन रहेंगी माइंड में। रोज मैं आपको यही बात बोलता हूँ, और घर से बाहर कम निकलिए। जब भी आप पढ़ने बैठो कॉपी पेन लेके बैठें, लिखें, समझें, पूछें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसी बात के साथ मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। किसी की कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना हो